चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के जेईई मेंस के 2024 और 2025 के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं और यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी हैज टर्मिनल वेलोसिटी v। कोई एक स्मॉल स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस r है और वो एक विस्कस मीडियम के थ्रू फॉल कर रही है जिसकी डेंसिटी हमने नेग्लिजिबल कर ली है, कंसिडर कर लिए, और इस दौरान पर वो एक टर्मिनल वेलोसिटी v से फॉल कर रही है। अनदर बॉल ऑफ द सेम मास बट ऑफ रेडियस 2r फॉलिंग थ्रू द सेम विस्कस मीडियम विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी। अगर इसी मीडियम में कोई एक दूसरी बॉल जिसका मास वही हो जो पहली वाली बॉल के जितना ही हो, लेकिन अगर इसकी रेडियस 2r हो यानी कि पहले वाले से डबल हो, तो इसके लिए हमारी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है। सवाल समझ में आया? तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन में ईटा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर ठीक है ना, फ्लूइड जो है उसकी हमने नेग्लिजिबल डेंसिटी कंसिडर करी, तो हम लोग यहाँ से ये रो एल को हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो वी से कि इफ फ्लूइड हैज negligible density, then we can say कि our terminal velocity will be given by 2/9 r square into density of body into acceleration due to gravity upon my coefficient of viscosity eta. So it will be directly proportional to r square into density of the body, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही बॉल के केसेस में हमारे पास g कांस्टेंट है, फ्लूइड वही है, 2/9 वही कांस्टेंट है, r और डेंसिटी ऑफ द बॉडी हमारी चेंज हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि मास वही है लेकिन रेडियस 2r है। और यहाँ पर मास सेम है हमारे पास में, तो हम लोग कह सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू m1। और ये स्पेरिकल बॉल्स है तो एक स्फीयर का वॉल्यूम जो मास है इसको हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से लिख सकते हैं, और वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वी कैन से m2 के लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू रेडियस कितनी है इसकी 2r है, तो इसका क्यूब कर दिया, इंटू डेंसिटी इसको रो2 ले लो, इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू ये डेंसिटी 1। दोनों साइड से ये 4/3 से 4/3 चला गया, ये पाई से हमारा पाई भी चला गया, तो यहां से ठीक है ना, ये देखिएगा एक r क्यूब से r भी चला गया, ये r क्यूब भी चला गया, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी के बीच में हमको आपस में रिलेशन मिल जाएगी, क्या आ जाएगी कि डेंसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल। क्लियर है ये बात? चलिए वापस इसी रिलेशन में आ जाते हैं। हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड डेंसिटी। तो दोनों केसेस को कंपेयर करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी फॉर द सेकंड बॉल अपॉन में टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू r2 अपॉन में r1 का होल स्क्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ द सेकंड बॉल अपॉन में डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल। तो इनकी रेडियस और डेंसिटी के बीच में हमें आपस की रिलेशन पता है, सो वी कैन से कि vt2 अपॉन में v इज इक्वल टू r2 क्या है हमारे पास में 2r1 अपॉन में दिस r1 इंटू रो2 हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ रो1, क्या आया रो1/8 अपॉन में ये रो1। तो यहाँ से ये r1 से r1 गया, डेंसिटी ही से डेंसिटी कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पर ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 डिवाइडेड बाई 8, राइट। सो वी कैन से कि vt2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/8v, और यहाँ पर ये जो 8 है 4 से 2 टाइम चला जाएगा, देयरफॉर वी कैन से कि आवर फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द
टर्मिनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस। तो सही आंसर क्या हो गया हमारे पास में? ऑप्शन बी विच इज v/2। बोलिए समझ में आई बात? चलो किया ये नोट डाउन? सभी ने कर लिया नोट डाउन? चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस 0.01 मिलीमीटर आर फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड फॉलिंग विथ ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक ना, ऊपर के एटमॉस्फेयर पर है ना, ट्रोपोस्फियर के हाईएस्ट जोन पे हमारे पास में छोटी छोटी बूंदें बन रही है। हर एक बूंद की रेडियस कितनी है? 0.01 मिलीमीटर। और ये जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रही है। ड्यू टू कंडेंसेशन, if 8 such droplets are coalesced and formed a large drop, the new terminal velocity will be in centimeter per second। अगर कंडेंसेशन की वजह से 8 ऐसी बूंदें आपस में फ्यूज हो जा रही है, कोलेस हो जा रही है और इससे एक बड़ी बूंद बन जा रही है, तो ये जो बड़ी बूंद बनी है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें यहां पर बताना है। समझ में आई बात? तो देखो हमारे पास में जब ये दो मतलब ये 8 बूंदें मिलके एक बड़ी बूंद जो बनी है, तो 8 बूंदों का जो मिला के वॉल्यूम होगा वो एक बड़ी बूंद की वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है ना? तो देखिए वैसे मैं इसको बता देता हूँ रफली, लेकिन बाद में इसको ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास में जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल 8 बूंदों के बराबर का है। तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ी रेडियस आपकी आर ले लो, इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये एक बूंद की रेडियस है, ये चला गया यहाँ पर इस तरह से। तो बड़ी जो बूंद बनी है उसकी रेडियस क्या रहेगी हमारे पास में? राइट, दिस इज योर 8 की पावर 1/3, ये आर ऐसे हो जाएगा। इनफैक्ट जितनी बूंदें भी हमारे पास में ये मिलके बनी है, जो फाइनल बूंद की जो रेडियस होगी n नंबर ऑफ बूंद, पावर आपकी 1/3 इंटू एक बूंद की रेडियस। समझ में आ गई बात? है ना? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं जो बड़ी बूंद है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 8 की पावर 1/3 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2r। एग्जाम में इसको डायरेक्टली कर पाओगे? अब बात करते हैं, ठीक है ना, इनकी टर्मिनल वेलोसिटी की। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है? 2/9 r² g डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में एटा। राइट, तो अगर हम लोग दोनों केसेस को कंपेयर करें, 2/9 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बॉडी भी वही है, लिक्विड भी वही है, विस्कोसिटी भी वही है, तो फर्क किस में आ रहा है? रेडियस में। सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू दी r²। अब देखिए बड़ी आसानी से इसको हम लोग कर पाएंगे। सो वी कैन से कि फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन में इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू r अपॉन में ये r1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये r कितना है हमारे पास में? 2r अपॉन में दिस r इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ये r से r गया और 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा? ये 4। सो वी कैन से कि आवर फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी इन द सेकंड केस विल बी 4 टाइम्स द टर्मिनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 4 इंटू 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। राइट, बोलो समझ में आई बात? नूर, नूर से तुम कोई नूर बन जाना। नहीं नहीं, अच्छी बात है, हो गया नोट डाउन? लिख लिया सभी ने? कैसा हो? चलिए वही सुनना है तेरे को।
चलिए अगला सवाल देखें फिर। ठीक है, देखिए ये हमारे एरोप्लेन के कंसेप्ट के ऊपर है। दिया गया है सवाल में कि इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल एरोप्लेन इन विंड टनल द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स आर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 65 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, एरोप्लेन की टेस्टिंग के दौरान पर, ठीक है ना, जो उस पर सामने से जो हवा फ्लो कराई गई, तो विंग के अपर वाले सेक्शन में हवा जो है वो 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी और नीचे वाले पोर्शन से 65 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्लेन का विंग होता है वो थोड़ा कर्व्ड होता है। जैसे नीचे वाला थोड़ा आपका फ्लैट होता है, हाँ, ऊपर से जो है वो कर्व्ड होके इस तरीके से कुछ होता है ना। एरोप्लेन का एक विंग जो मैं साइड से दिखा रहा हूँ, अदरवाइज वो ऐसे लंबा है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो सामने से हवा आ रही है तो इसको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, है ना, और नीचे वाली तो आपकी सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो, इसके लिए होना क्या पड़ेगा कि ऊपर से जो हवा आ रही है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा रहनी चाहिए, है ना। V1 जो है वो V2 से ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है उतने ही टाइम में। समझ में आ रही बात? इसीलिए V1 की स्पीड यहाँ पर कितनी बोली जा रही है? 70 मीटर पर सेकेंड, और V2 स्पीड कितनी है हमारी? 65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। आगे क्या कहा जा रहा है कि इफ द विंग एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर द लिफ्ट ऑफ द विंग इज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन हमें बताना है। गिवन डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर यहाँ पर, ठीक है ना, विंग का जो स्पैन का जो एरिया है वो कितना है हमारा? 2 मीटर स्क्वायर का, तो इस विंग के ऊपर में, ठीक है ना, लिफ्ट कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, इसके ऊपर में नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा ये हमें बताना है। और एरोप्लेन है तो इसके विंग कितने रहेंगे? एक रहेंगे कि दो रहेंगे? दो रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमें इसको पूरे एरोप्लेन की बात करिए ना यहाँ पर। लिफ्ट ऑफ द, इफ द विंग एरिया इज, ठीक है, लिफ्ट ऑफ द विंग इज, तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, और पूरे एरोप्लेन के लिए अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। हाँ वो भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एरोप्लेन के हिसाब से बात कर लेंगे। ठीक है, अगर एक विंग के हिसाब से निकालना रहेगा तो सिंपली हम लोग एक ही एरिया लेंगे, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। और अगर हमें दोनों विंग के हिसाब से निकालना है तो हम लोग क्या कर लेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल निकाल लो। पर वो आंसर नहीं, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन जो एनटीए ने दिया है, ठीक है, वो मैं, अब वो ये हो सकता है कुछ लैंग्वेज का कुछ यहाँ पर फ्रेमिंग कुछ अलग हो, है ना। हाँ हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ करके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से वही है, एक ही विंग के हिसाब से। बाकी अगर हमें एनटीए ने जो सवाल दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर माने तो 2 विंग के हिसाब से दिया हुआ। ठीक है, फिर क्या करें अभी? ये देखो, ये मैंने कर दिया, ठीक है। ठीक है, देखें इसको। ठीक है, चलो आप एक ही विंग के हिसाब से निकाल लेना, उसके हिसाब से बात कर लेंगे, है ना। चलो मिल जाएगा, ठीक है, मैं दे रहा हूँ ना। अब देखिएगा यहाँ पर होगा क्या कि ऊपर में हमारा प्रेशर जो है वो P1 है और नीचे में प्रेशर हमारा P2 है। तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि जहां पर स्पीड ज्यादा है वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, है ना। यहाँ पर देखिएगा स्पीड क्या है? कम है, ठीक है ना, प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा। तो नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्योंकि आपका सेम लेवल पे है, ठीक है ना, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर।
प्रेशर का डिफरेंस कहां पर ज्यादा होगा, P2 या P1 पे? P2 पे ना, नीचे से ऊपर लिफ्ट होगी ना ये, तो यानी कि P2 माइनस P1 की बात कर लेंगे। अल्टीमेटली हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर का चेंज इनटू एरिया। सो इट इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, है ना। ये P1 को इधर लेके गए, ये वाला टर्म इधर लेके गए, तो फिर हाफ रो हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम लोग फाइनली फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, चेंज इनटू प्रेशर इनटू एरिया। चेंज इन प्रेशर हमारे पास में P2 माइनस P1 इंटू दिस एरिया ए। P2 माइनस P1 हमारे पास में क्या है, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास में हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू दिस एरिया ए। अब सभी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में हाफ इंटू डेंसिटी किसकी लेंगे, एयर की लेंगे, जो कि कितनी दे रखी है हमें 1.2 इंटू ये हमारे पास में 70 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर, एरिया कितना है हमारा 2 है ना। तो यहाँ पर ये हमारा 2 से 2 चला गया, और ये हो गया हमारे पास में 1.2 इंटू, ठीक है, 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया 4900 माइनस 65 स्क्वायर, यानी कि आ गया हमारे पास में 4225, राइट। पता ना कैसे निकालते हैं हम लोग इसका, 5 का स्क्वायर 25 कर देना, फिर आपका 6 इंटू 7 42 आ गया, तो 4225, ठीक है ना ये। हाँ पता नहीं है आपको, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हो, 25 लगा देना, ठीक है ना। 6 है तो 6 का अगला डिजिट कौन सा है, 7, तो 6 इंटू 7 आपका 42 हो गया। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास में 1.2 इंटू 4900 माइनस 4225, ये कितना आ गया हमारे पास में 675, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 810 न्यूटन। तो यानी कि हमारे पास में करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, 810 न्यूटन। क्लियर विद दिस। तो ये हमने एक ही पंखुड़ी के लिए निकाली है, तो ये हमारा आंसर हो गया। खुश नहीं बोलेंगे, हाँ तुमने निकाला, सही निकाला। आठ सौ दस ही ले लेंगे, क्योंकि फिर वो क्लियरली लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि व्हाट विल बी द फोर्स प्रोड्यूस ऑन द एरोप्लेन टू लिफ्ट अप, तो फिर दोनों विंग्स लोगे आप। इसमें तो लैंग्वेज वही है, एक ही विंग के लिए। लिख लिया ये। अगला सवाल देखें फिर, चलिएगा अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टू लिक्विड्स A and B हैव थीटा A एंड थीटा B एज कॉन्टैक्ट एंगल्स इन ए कैपिलरी ट्यूब। हमारे पास में दो लिक्विड्स है A और B, ठीक है ना, जिनके कॉन्टैक्ट एंगल एक कैपिलरी ट्यूब में थीटा A और थीटा B है। यहां तक स्टेटमेंट समझ में आया। If K is equals to cos theta A upon cos theta B, then identify the correct statement। अगर K हमारा cos theta A upon cos theta B है, तो करेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि K is negative when liquid A and liquid B have concave meniscus। वो टॉप लेयर का आपका जो शेप है ना, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, तो ये हमारा मिनिस्कस है। अब देखिएगा के बेसिकली क्या है, हमारे पास में के को लेके ही यहाँ पर बात हो रही है ना। के इज इक्वल टू कॉस थीटा ए अपॉन में कॉस थीटा बी, और थीटा ए और थीटा बी क्या है, ये हमारे कॉन्टैक्ट एंगल है। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, जो सरफेस नीचे वाला जो है वो हमारे पास में जो मिनिस्कस है उसके साथ जो टेंजेंशियल एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसमें दो ही केस हो सकते हैं, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूस। अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो कॉस थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो कॉस थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रही बात। तो अगर यहाँ पर दोनों ही एक्यूट हो तो के का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों ही
आपके पास में ऑब्ट्यूस हो ग्रेटर देन 90 डिग्री, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक एक्यूट हुआ दूसरा ऑब्ट्यूस हुआ तो साइन क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा। समझ में आई बात। तो देखिएगा वही बात यहाँ पर कुल मिला के आप कहना चाह रहा है कि K इज नेगेटिव व्हेन लिक्विड A एंड लिक्विड B हैव कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, दोनों का सेम रहेगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। तो यानी कि क्या हो गया गलत। आगे K इज 0 व्हेन लिक्विड A हैज कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड लिक्विड B हैज कॉनकेव मेनिस्कस, गलत। K इज नेगेटिव देन लिक्विड A एंड लिक्विड B हैव कॉन्वेक्स मेनिस्कस, दोनों के अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो K की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, नहीं, दोनों आपके अपोजिट होने चाहिए, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, चाहे कोई भी हो। K is negative then liquid A has concave meniscus and liquid B has convex meniscus। सही बात है ये, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसमें लिख लीजिएगा कि it is negative when cos theta A and cos theta B have ऑपोजिट साइन। ठीक है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड ए हैज कॉनकेव मेनिस्कस, लिक्विड ए हैज कॉनकेव मेनिस्कस, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंगली हम लोग ये कह रहे हैं, एंड लिक्विड बी हैज कॉन्वेक्स मेनिस्कस, लिक्विड बी हैज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल में कहा जा रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर, कि हमारा जो गर्म पानी है वो कोल्ड वाटर से तेजी से बहता है उसके कंपैरिजन में। सही है कि गलत बात है, ठीक है ना। होता क्या है हमारे पास में जो गर्म पानी है, ठीक है ना, ये हमारा लेस विस्कस होता है कंपेयर टू कोल्ड वाटर, और जितना विस्कोसिटी कम होगी फ्लो उतना ज्यादा रहेगा क्योंकि विस्कस फोर्स कम हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सोप वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, कि हमारे पास में जो सॉफ्ट वाटर है, ठीक है ना, उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगी कंपेयर टू फ्रेश वाटर। ठीक है ना, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत रहेगा क्योंकि हमारे पास में सोप वाटर को जब हम लोग वाटर को साथ में मिक्स करते हैं तो हमारे पास में जो है वो आपस की बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करती है, राइट, और इसी की वजह से, ठीक है, हमारा जो डस्ट है जो वो इजीली रिमूव हो जाती है। तो ओवरऑल, ठीक है ना, सॉफ्ट वाटर की जो आपकी सरफेस टेंशन होती है, ठीक है ना, वो कम होती है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इसमें ये लिखिएगा हमारी स्टेटमेंट्स कि हॉट वाटर is less viscous than cold water, hence we can say कि hot water flows faster than cold water, full stop। अगले के लिए लिखिए कि सॉफ्ट वाटर हैज ए lower surface tension as compared to fresh water,
because soap molecules इतना लिखा disrupt the hydrogen bond between water molecules at the surface, comma, effectively weakening the cohesive forces. सरफेस टेंशन हमारा कोहेसिव फोर्सेस से रिलेटेड होती है. वीकनिंग द कोहेसिव फोर्सेस दैट क्रिएट सरफेस टेंशन, फुल स्टॉप. यानी कि इसी के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए, इट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ठीक है. लिख लिया इतना सभी ने? चलिए अगले सवाल पे आते हैं. फिर अगला सवाल में कहा जा रहा है कि an air bubble of radius 0.1 centimeter lies at a depth of 20 centimeter below the free surface of a liquid of density 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एक एयर बबल है जिसकी रेडियस हमारी 0.1 सेंटीमीटर है और ये जो है एक लिक्विड के फ्री सरफेस से 20 सेंटीमीटर डेप्थ यानी कि नीचे पे है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि वाटर है. इफ द प्रेशर इनसाइड द बबल इज 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन SI यूनिट इज. राइट. अगर बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है किसके के कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में. ठीक है ना. तो हमारा जो लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बताना है. बात समझ में आई? तो देखिएगा सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं हम लोग. लेट अस से कि ये हमारे पास में लिक्विड है और इसके अंदर में हमारा बबल है पानी का वो मौजूद है. ये कुछ इस तरीके से. अब बाहर में प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक है ना. अंदर की लिक्विड की डेंसिटी हमारी रो है और यहाँ पर अंदर का प्रेशर है वो हमारा P इन है और ये जो बबल है ये हमारा सरफेस से कुछ हाइट नीचे पे है इस तरीके से. तो इस बबल के अंदर में जो नेट प्रेशर होगा वो कैसे हो जाएगा? P0 प्लस गॉस प्रेशर, ठीक है ना, प्लस ये एडिशनल प्रेशर इसके बबल के बनने की वजह से इस पॉइंट पर बबल के बनने की वजह से यहाँ पर एक ही हमारा सरफेस रहेगा एयर के कांटेक्ट में. तो इसका यहाँ पर एडिशनल प्रेशर कितना हो जाएगा? 2T/R के बराबर. यानी कि अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? P0 प्लस H/ρg प्लस 2T/R. बोलो इतनी बात समझ में आई है ना. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि P in इज इक्वल टू P0 प्लस H/ρg प्लस 2T/R के बराबर. रो क्या है यहाँ पर? लिक्विड की डेंसिटी. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं P0 को इधर ले लो, इट इज P1 माइनस P0 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये H/ρg प्लस 2T/R. अब यहाँ पर एक खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना. ये स्टेटमेंट खास तौर पे ध्यान रखिएगा. देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि इफ द प्रेशर इनसाइड द बबल इज 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर हमारे बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है.
यानी कि P इनसाइड माइनस P नोट की वैल्यू कितनी हुई हमारी 2100 हो गई, है ना। तो यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते हैं। तो दिस इज योर 2100 इज इक्वल टू कितने डेप्थ पे है ये 20 सेंटीमीटर, विच विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू डेंसिटी विच इज इक्वल टू 1000 इंटू जी की वैल्यू हमारी 10 हो गई, प्लस ये आ गया हमारे पास में 2t अपॉन में रेडियस ऑफ द बबल कितनी दी गई है हमें 0.1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो। सो दिस इज 0.1 इंटू 10 की पावर -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा 2100, राइट हैंड साइड में ठीक है, देखिए ये वाला टर्म हमारे पास में कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2000, राइट। ये आ गया हमारे पास में 2000, प्लस सेम इसी तरह से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 2000 हो गया इंटू दिस सरफेस टेंशन टी। कुल मिला के हमें ये सरफेस टेंशन टी को निकालना है। तो 2000 को 2100 से सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा हमें। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2000 टी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 100। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा ये दो जीरो को कैंसिल आउट कर लेना है। तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20, यानी कि ये हो गया 0.05। सही आंसर हमें दिख रहा है हमारे ऑप्शन सी में। लिख लिया इतना सभी ने, समझ में आया ये सवाल? चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। सवाल में कहा जा रहा है कि प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड बाय एन अमाउंट। एक सोप बबल में बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में कितना प्रेशर ज़्यादा होता है। आर यहाँ पर रेडियस है बबल की, एस सरफेस टेंशन ऑफ बबल है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, बबल में हमारे पास में दो सरफेसेस होती है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। तो अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है हमारे पास में, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4t अपॉन में आर के बराबर। टी हमारी सरफेस टेंशन, उसको यहाँ पर ऐसे बोला है तो क्या हो गया ये 4s बाई आर, बस बात खत्म। और क्या, तो यानी कि हमारे पास एक्सेस प्रेशर जो है वो क्या हो गया 4s अपॉन में आर के बराबर। दिमाग में बिठा लिया कि सर शिफ्ट 2 में जो है वो आसान सवाल आते हैं ना। कोई नहीं, कर लिए नोट डाउन। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। सवाल में कहा जा रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि इफ ए कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन हॉट वाटर। ये ना कि अगर हम लोग यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब को पहले ठंडे पानी में डिप करते हैं और फिर बाद में गर्म पानी में, तो ये देखा जा रहा है कि जो कैपिलरी राइज की जो हाइट है ये हमारे गर्म पानी में कम है। सही बात है कि गलत बात है? गर्म पानी की सरफेस टेंशन क्या होती है, कम होती है ना। और कैपिलरी राइज के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, यानी कि ये सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा कैपिलरी राइज होगी। समझ में आ रही है बात? तो गर्म पानी की हमारे पास में सरफेस टेंशन कम हो गई तो कैपिलरी राइज जो रहेगी वो गर्म पानी में हमें कम देखने को मिलेगी। बोलो ये बात सही है कि गलत हुई? दी हाइट ऑफ, एकदम सही स्टेटमेंट हो गया ये। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ ए कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन कोल्ड वाटर। तो ये जस्ट उसका उल्टा स्टेटमेंट हो गया, तो ये गलत हो गया हमारे पास में, राइट। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर लीजिएगा कि कैपिलरी राइज इज गिवन बाय 2t cos थीटा अपॉन में
r rho g. So we can say कि surface tension will be less as temperature increases. Full stop. Hence height of capillary rise will be smaller in hot water and large in कोल्ड वाटर. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. समझ में आ गया ये सभी को? नोट डाउन कर लिया ये? चलिए अगले वाले सवाल पे आएंगे अब हम लोग. देखिएगा, सवाल दिया गया है कि 2 वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर कोलेस्ड कहने की टू कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप. 2 वाटर ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बड़ी बूंद बन रही है. इफ टी इज द सरफेस टेंशन, द सरफेस एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज. अगर टी हमारी सरफेस टेंशन है तो इस प्रोसेस के दौरान पे कितनी अमाउंट की हीट रिलीज होगी, राइट, ये हमें बताना है. तो हीट रिलीज यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, और अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा. ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, ठीक है ना, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा. वो करने से पहले हमें ये भी बताना होगा, जब हमने 2 बूंदों को कंबाइन किया है तो जो कंबाइन बूंद बनी है उसकी पहली वाली सिंगल बूंद के रेडियस के कंपैरिजन में कितनी टाइम्स उसकी रेडियस होगी. तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, जो बड़ी वाली बूंद के लिए रेडियस बनेगी इज इक्वल टू, कितनी बूंदें मिली है यहाँ पर? 2, उसकी पावर हमारी 1/3 इंटू आर हो गया. तो ये बड़ी वाली बूंद की रेडियस हो गई. अब यहाँ पर, ठीक है ना, अब यहाँ पर, ठीक है ना, क्या बताना है हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो है, जो ड्रॉप्स है वो कंबाइन हो रही है, राइट, और कंबाइन होके ये आपकी बड़ी बूंद बन रही है. तो इसके लिए जो हमारे पास में कोई भी एक बूंद है उसके लिए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, राइट, वो कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, जितना आपका ये एरिया है, दिस इज योर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन. तो पहले हमारे पास में कितनी बूंदें थी? 2 बूंदें थी, राइट, पहले 2 बूंद थी ना, छोटी छोटी, ठीक है ना. और यहाँ पर जो ड्रॉप है इसका हम लोग जो सरफेस लेते हैं वो सिंगल एक ही लेते हैं, क्योंकि सिर्फ ये बाहर वाला कांटेक्ट में है आपके एयर के. तो टोटल 2 बूंदों के लिए, ठीक है ना, जो हमारी सरफेस एनर्जी रहेगी वो क्या करेंगे आप लोग? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और जो बाद में बड़ी वाली बूंद हो गई है उसके लिए टोटल सरफेस एनर्जी कितनी रहेगी हमारे पास में? ठीक है ना, ये हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन टी हो गया, है ना. ये इनिशियल टोटल एनर्जी हो गई, ये हमारी फाइनल हो गई, ठीक है ना. उनको फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा. सो हियर वी कैन से कि हमारी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या हो गई? 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, और फाइनल क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी. यहाँ पर ड्रॉप की जगह अगर बबल रहता तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर टी इंटू 2 करते हम लोग, क्योंकि 2 सरफेसेज रहती. समझ में आ रही बात? तो इट विल बी इक्वल टू, ये 4 पाई आर की वैल्यू पुट कर लो, क्या आई थी हमारे पास में? 2 की पावर 1/3 इंटू आर, और इसका भी होल स्क्वायर इंटू दिस सरफेस टेंशन. तो ये बन गया हमारे पास में 4 पाई इंटू 2 की पावर 2/3 आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन. तो वर्क डन, जो वर्क डन होगा वही उतनी अमाउंट की हमारी हीट रिलीज होगी. सो वी कैन से कि वर्क डन इज इक्वल टू
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल क्या है हमारे पास में 2 इंटू 4 पाई r² इंटू सरफेस टेंशन, फाइनल है हमारे पास में -4 पाई इंटू 2 की पावर 2/3 r² इंटू सरफेस टेंशन। तो यहाँ से हम लोग 4 पाई r² इंटू सरफेस टेंशन को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा 2 माइनस 2 की पावर 2/3। ऐसा ऑप्शन हमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये? बोलो। हो गई नोट डाउन? आगे बढ़े। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक ए बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस r into 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस इज 10 जूल्स। एक बड़ी बूंद को, ठीक है ना, जिसकी रेडियस r है, इसको 27 छोटी छोटी बूंदों में ब्रेक करने के लिए हमें 100 जूल का इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस विल बी। अगर इसी बूंद को अगर हमें 27 की जगह 64 बूंदों में ब्रेक करना हो तो इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास में? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास में जो बड़ी बूंद की जो रेडियस है वो छोटी बूंदों की रेडियस के कंपैरिजन में कितना है। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था? r इज इक्वल टू कितनी हमारे पास में बूंदें हैं, इसकी पावर 1/3 इंटू आर। सो हियर वी कैन से कि जो छोटी बूंद की रेडियस बनेगी वो बड़ी बूंद की रेडियस डिवाइडेड बाई n की पावर 1/3, राइट। अब हम लोग वर्क डन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्क डन यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। तो इनिशियली हमारे पास में n बूंदे थी, तो n इंटू ये 4 पाई r² इंटू टी। याद रखिएगा यहाँ पर ड्रॉप्स दी गई है, बबल्स नहीं दिए गए। माइनस ये हमारा 4 पाई r² इंटू सरफेस टेंशन टी। चलिए इसको फर्दर एक्सपांड करते हुए चलते हैं। सो दिस इज n इंटू 4 पाई, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा r की वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कैपिटल R² अपॉन में n की पावर 2/3 इंटू सरफेस टेंशन माइनस दिस 4 पाई r² इंटू सरफेस टेंशन। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। n को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर यहाँ पर -2/3, n की पावर 1, ठीक है, इंटू n की पावर -2/3 कितना आ जाएगा ये हमारे पास में? n की पावर 1/3 इंटू 4 पाई r² इंटू सरफेस टेंशन माइनस 4 पाई r² इंटू सरफेस टेंशन। देखिएगा क्या क्या टर्म्स कॉमन ले सकते हो आप? ये 4 पाई r² इंटू सरफेस टेंशन इंटू n की पावर 1/3 -1। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग सिचुएशन है। अब दोनों सिचुएशन को अगर हम लोग वर्क डन के लिए कंपेयर करें तो दोनों में 4 पाई सेम रहेगा, इनिशियल बूंद वही है, रेडियस वही रहेगा, सरफेस टेंशन भी वही रहेगा, यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क डन? n की पावर 1/3 -1 के। तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3 -1। इससे जो है ये आसानी से अब हो जाएगा, है ना। पहले हमने जनरल वर्क डन निकाल लिया। सो नाउ वी कैन से वर्क डन इन द सेकेंड केस डिवाइडेड बाई वर्क डन इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू, सेकेंड केस में कितनी टोटल बूंदे हैं? 64। तो ये हो गया हमारे पास में 64 की पावर 1/3 -1, और फर्स्ट केस में कितनी है? 27। तो 27 की पावर 1/3 -1। सो इट विल बी W2 अपॉन में W1 इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट 4 हो गया, -1, 27 का क्यूब रूट 3 हो गया, 3 -1, तो 4 -1 यानी कि 3 और 3 -1 यानी कि 2। देयरफॉर वी कैन से
कि हमारे पास में सेकंड केस में जो वर्क डन होगा इट विल बी 3/2 टाइम्स योर वर्क डन इन द फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में हमारे पास में वर्क डन कितना बोला गया है 10 जूल्स, और यहाँ पर ये हमारा 5 हो गया, और 5 × 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा ये हमारा 15 जूल्स। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 15 जूल्स। राइट, समझ में आई ये बात? लिखा इसे? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया गया है कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज थ्राइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सेकेंड सोप बबल। ठीक है ना, तो हमारे पास में दो सोप बबल्स को लेके बात करी गई है कि किसी एक सोप बबल के अंदर में जो एक्सेस प्रेशर है, ठीक है ना, वो दूसरे वाले बबल के एक्सेस प्रेशर से, ठीक है ना, आपका 3 टाइम्स है। राइट, हाँ, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड बबल इज, तो यहाँ पर इन बबल्स की वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 4T/R। वेरी गुड। तो दोनों बबल्स के लिए अगर हम लोग कंपेयर करें, बबल सेम है, ठीक है ना, मतलब मटेरियल आपका सेम है, सरफेस टेंशन सेम है, 4 कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेस प्रेशर हमारा सोप बबल के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से कि प्रेशर इनसाइड फर्स्ट सोप बबल अपॉन में एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकेंड सोप बबल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में RB/RA, और यहाँ पर RB जो है, ठीक है, वो हमारा 3 टाइम्स है पहले वाले के। तो इसीलिए हम लोग अगर इनकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम, ठीक है ना, बबल का हमारे पास में स्पेरिकल है तो क्या हो जाएगा 4/3πr³, यानी कि इनकी रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस विल बी RA अपॉन में RB की पावर 3 हो गया, और RA अपॉन में RB ये क्या हो गया हमारे पास में 1/3, इसका क्यूब कर लो तो ये आ गया हमारे पास में 1/27, और यही हमको हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑनलाइन लोग तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू ए लिक्विड, द लिक्विड नीदर राइजेज नॉर फॉल्स इन द कैपिलरी व्हेन द कांटेक्ट एंगल, ठीक है ना, मे बी 0 डिग्री। अगर कांटेक्ट एंगल हमारा 0 डिग्री होता है तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर में लिक्विड ना ही तो राइज करेगा और ना ही तो फॉल करेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है हमारा? कैपिलरी राइज के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2T cos थीटा अपॉन में R ρg। थीटा हमारा 0 है तो cos थीटा क्या 0 हो जाएगा 1 होगा, यानी कि कैपिलरी राइज या फॉल तो होगा ही होगा ना,
है ना, इनफैक्ट वो कैपिलरी राइज होगा, एक्यूट एंगल है तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। अगले वाले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन ए सॉलिड एंड ए लिक्विड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल, कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये दोनों की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, सॉलिड की प्रॉपर्टी और लिक्विड की प्रॉपर्टी के साथ। सीधी सी बात है ना, लिक्विड सरफेस चेंज होगा तो कॉन्टैक्ट एंगल भी चेंज होता है, राइट। तो यानी कि ये आपका एडिसिव फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा कि द कैपिलरी राइज in a capillary tube is H is equals to 2t cos theta upon में r rho g. So here we can say कि for theta is equals to 0 डिग्री कैपिलरी राइज क्या हो जाएगा हमारे पास में 2t अपॉन में r रो जी, इनफैक्ट ये मैक्सिमम कैपिलरी राइज हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। वही नोट डाउन। चलिएगा अगले सवाल को देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है ये। सवाल में कहा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट कि द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन ए सॉलिड एंड ए लिक्विड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड एज वेल। बिल्कुल है ना, तो वो एकदम सही बात है ये। दूसरा, द राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब, कि हमारी जो कैपिलरी राइज हो रही है वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कैपिलरी राइज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी। ये r क्या है हमारी, डिपेंड कर रहा है ना इसके ऊपर में, राइट। तो ये नहीं कि ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया, राइट। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो कांटेक्ट एंगल है सॉलिड और लिक्विड, ठीक है ना, ये हमारे सॉलिड और लिक्विड की मटेरियल्स के ऊपर में डिपेंड करता है, यानी कि हमारा राइट एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस से हमारा ये जुड़ा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी जो है मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। तो इसमें लिख लीजिएगा कि कांटेक्ट एंगल बिटवीन ए solid and liquid depends on the adhesive and cohesive forces between the two media, full stop. These forces are the properties of material of both the solid and the liquid, of both the solid and the liquid। और कैपिलरी राइज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी। बाकी टर्म्स को कांस्टेंट रखें तो हम लोग कह सकते हैं
कि कैपिलरी राइज जो है वो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। हो गया नोट डाउन सभी का? चलिए अगले सवाल पे आएंगे फिर। अगला सवाल दिया गया है कि ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू 27 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप। एक बड़ी लिक्विड ड्रॉप को 27 छोटी छोटी आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स में ब्रेक किया गया है। इफ द सरफेस टेंशन इज टी देन द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी। अगर यहाँ पर जो लिक्विड ड्रॉप्स है उनका सरफेस टेंशन टी है तो इस प्रोसेस के दौरान पर वर्क डन कितना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो वर्क डन, ठीक है ना, हम लोग आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, या फिर सरफेस टेंशन सेम है तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया भी बोल लो, वही बात है। तो हमारे पास में, ठीक है ना, जो बड़ी बूंद है वो छोटी वाली बूंद के कंपैरिजन में उसके रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर इज इक्वल टू कितनी बूंदें हैं 27, उसकी पावर 1/3 इंटू आर। तो 27 का क्यूब रूट ले लो, क्या आ जाएगा 3, तो 3r हो गया। या फिर छोटी जो बूंद है उसका रेडियस हमारी बड़ी वाली बूंद के कंपैरिजन में 1/3। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमारे पास में सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो। सरफेस टेंशन हमारी सेम है और चेंज इन एरिया, ठीक है ना, फाइनल हमारे पास में कितनी हो गई 27 बूंदें। तो 27 का एरिया दैट इज 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया विच इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि बड़ी बूंद का हमने एरिया निकाला है सरफेस एरिया, इज इक्वल टू टी इंटू दोनों टर्म से हम लोग तो ये 4 पाई को कॉमन निकाल सकते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ये यहाँ पर बचेगा 27 इंटू स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा ये r/3 इसका स्क्वायर माइनस ये हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये हमारा बाहर में 4 पाई टी हो गया और अंदर में ये देखिएगा आर स्क्वायर और ये 9 हो गया। 27 9 से 3 टाइम्स जाएगा यानी कि ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 2 हो गया, एंड 2 इंटू दिस 4 8 हो जाएगा, राइट। और इसको मेंशन ही कर लो आप, यानी कि ये आ गया हमारे पास में, बाहर तो है 4 पाई टी, अंदर में आ गया ये 2r स्क्वायर, क्या बन जाएगा फाइनली हमारे पास में 8 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन टी। और ये जो है ये हमको हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में, तो यही हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे इतना टाइम बचा हुआ है। हो गए नोट डाउन? चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर। सवाल में दिया गया है कि एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर इज पार्शियली डिप्ड इन वाटर whose surface tension is 70 dyne per centimeter and gloss water contact angle is approximately 0 degree with 30 degree inclined with the vertical। एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस हमारे 0.1 मिलीमीटर है और इसको पार्शियली वाटर के अंदर में डिप किया गया है, ठीक है, जिसका सरफेस टेंशन हमारा सीजीएस सिस्टम में 70 डाइन पर सेंटीमीटर है और कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है और ये जो है वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री इंक्लाइन है। सो द लेंथ ऑफ वाटर राइजन इन द कैपिलरी इज, तो कितनी लेंथ तक कैपिलरी ट्यूब के अंदर में वाटर राइज करेगा ये हमें बताना है। हाइट तो वही रहेगी, ठीक है ना, जो कैपिलरी ट्यूब राइज के लिए रहेगा, है ना। लेंथ को फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिएगा इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लीजिएगा।
ये इस तरीके से थोड़ी तिरछी वे में हमारे पास में ये कैपिलरी ट्यूब है, इस तरीके से। तो इसके अंदर जो वाटर राइज होगा, ठीक है ना, वो आपका कुछ इस तरीके से होते हुए, मान लो ये इस हाइट तक राइज हुआ है। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है बोलो? 30 डिग्री का एंगल बना रही है इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो कैपिलरी राइज हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग H बोलेंगे। और ये जो लिक्विड इसमें ट्यूब में गया है उसकी लेंथ हमारी ये कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको L बोल लो। तो कैपिलरी राइज यानी कि इस हाइट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में R रो जी। बस वैल्यूज पुट करो, 2 है ना, CGS में पूरा पुट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा खास तौर पर। 2 इंटू सरफेस टेंशन कितनी है हमारी CGS में 70 है, इंटू कॉस थीटा 0 डिग्री है यानी कि 1 हो गया, अपॉन में रेडियस 0.1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है CGS में। तो 0.1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया? डिवाइडेड बाई 10, 0.01 इंटू, ठीक है ना, डेंसिटी, राइट। लिक्विड की जो हमारे पास में वाटर है CGS सिस्टम में, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सॉरी SI में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और CGS में कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या लेंगे? 1। और G दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, SI में क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो 100, तो यानी कि कितना हो गया? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर G क्या लिखोगे आप? 980। इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 14.285, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 14.29 सेंटीमीटर ले लो आप। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर हमने ये H निकाल ली, हमको क्या निकालना है? ये L निकालना है। समझ में आ रही बात? H को हम लोग क्या बोल सकते हैं? L cos थीटा। तो L क्या हो जाएगा? H अपॉन में cos थीटा विल बी इक्वल टू L, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि H इज इक्वल टू L cos 30 डिग्री। देयरफॉर जो लेंथ हमें निकालनी है कैपिलरी ट्यूब के अंदर में जो वाटर की है, दिस विल बी H अपॉन में cos 30 डिग्री। H आया हमारे पास में 14.29 डिवाइडेड विद cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो 1/√3 की वैल्यू होती है 0.577 इंटू ये 2 ऊपर चला गया इंटू दिस 14.29, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 16.5। हाँ, तो 1/√3 की वैल्यू 0.577 होती है। 1/√2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7, 1/√3 की वैल्यू हमारी 0.57। तो 16.5 आया है हमारे पास में, ठीक है ना। इसको हम लोग 165 डिवाइडेड बाई ये 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा 5 से काटो इसको, तो ये कितना टाइम जाएगा हमारे पास में? अरे इसको 2 से काटो आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग 5 ला रहे हैं ना। ये 5 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 82.5 समथिंग, ठीक है ना। यानी कि आपका इसके साथ मैच हो रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 82 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी, विच इज़ 82 अपॉन में 5।